जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी CHSL 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस, जो हमारा 9 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था। दोपहर के दूसरी शिफ्ट में 11:45 से लेकर 12:45 यानी कि 11:45 से लेकर 1:45 बजे तक हमारा 9 तारीख की दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हमारा रीजनिंग का एनालिसिस है। और ये हमारा रीजनिंग एनालिसिस का 26वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 25 वीडियो और आ चुके हैं रीजनिंग एनालिसिस के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी एक बार अवश्य देखें। फिर मेरी आपको पक्की गारंटी है, अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको रीजनिंग में एसएससी CHSL का जब भी पेपर देंगे ना, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जो पेपर वाला होगा ना, वो चाह के भी आपके नंबर काट नहीं पाएगा, क्योंकि आपको सब पता होगा। तो आपके फिर पूरे में से पूरे नंबर आने ही हैं, इस बात की मेरी पक्की गारंटी है आप लोगों को। तो आप वीडियो को अवश्य देखें। और हम बढ़ते हैं अब हमारे वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 25 अक्टूबर 2004 को सोमवार था तो 2 नवंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। यहाँ हम देखेंगे 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2004 से लेकर हम चलेंगे 25 अक्टूबर 2007 तक। कहाँ तक हमें चलना है? 25 अक्टूबर 2007 तक। यहाँ तक हम इसीलिए चले हैं क्योंकि हमें यहाँ विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो 2004 से 2007 तक कुल वर्षों की संख्या कितनी हो गई? हमारे पास कुल वर्ष हो गए 3। तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 3 वर्षों में हमारे 3 विषम दिन। अब देखेंगे 2004 और 2007 के बीच में हमारा लीप ईयर कौन सा है। चूँकि 2004 ही हमारा लीप ईयर है, लेकिन यहाँ बात हो रही है 25 अक्टूबर की। तो लीप ईयर यानी कि फरवरी हमारा निकल चुका है, तो फिर लीप ईयर का एक्स्ट्रा जो विषम दिन होगा वो इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कुल विषम दिन कितने हो गए? फिर हमारे कुल विषम दिन हो गए 3। अब 3 विषम दिन हो गए। अब हमें चलना है 25 अक्टूबर से लेकर, कहाँ से चलना है? 25 अक्टूबर से लेकर हमें चलना है 2 नवंबर तक। जहाँ तक वो हमसे पूछ रहा है हम केवल वहाँ तक चलेंगे, 2 नवंबर तक। तो चूंकि अक्टूबर हमारा कितने दिनों का होता है? अक्टूबर होता है हमारा 31 दिनों का। 25 दिन हो चुके हैं, तो 6 दिन हमारे इसमें बचे, किसमें? अक्टूबर में। उसके बाद नवंबर के 2 दिन, तो 6 और 2 कुल मिलाकर कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। ठीक है, 8 विषम दिन हमारे यहाँ आ गए और 3 विषम दिन हमारे पास यहाँ हैं। तो कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल विषम दिन हो जाएंगे 11। ठीक है, अब 11 विषम दिन होते हैं, लेकिन सप्ताह तो हमारा केवल 7 दिनों का ही होता है। तो फिर हम इसमें लगाएंगे 7 दिनों का भाग। 7 का जब भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा हमारे पास 4। कितना शेष बचेगा? 4। यानी एक बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, बचा हमारे पास शेष 4। और जो हमारे पास शेष बचा है ना, यही अंतिम विषम दिन होते हैं। अब इन अंतिम विषम दिनों के साथ हमें क्या करना है? इनको हमें सोमवार में जोड़ देना है। जब 4 दिनों को हम सोमवार में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलेंडर के प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। MN हमारे पास एक दर्पण है, इसमें L आ जाएगा हमारा V की जगह और V चला जाएगा हमारा L की जगह। ठीक है, शुरुआत हमारी कहाँ से होगी? शुरुआत होगी हमारी V से। तो सबसे पहले V आएगा, V की पोजीशन दर्पण में वही रहेगी, लेकिन पहले वाले में गलत पोजीशन दी है, पहला ऑप्शन कैंसिल। फिर V के बाद आएगा हमारे पास C, V के बाद हमारे पास C दिया है तीनों में। ठीक है, C के बाद फिर आएगा F हमारे पास दूसरे में और चौथे में सही दिया है, तीसरे में गलत है F, तो तीसरे को कैंसिल करेंगे। F के बाद आएगा 9 की जब दिशा बदलेगी तो हो जाएगा चौथे ऑप्शन में हैगा वैसा, लेकिन यहाँ F के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। F के बाद क्या आएगा? 3, तो फिर हमारा A ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में गेट इनफ स्लीप को ABDEJF लिखा जाता है और गो गेट इट को JKABGH लिखा जाता है। उस कूट भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ हम देखेंगे गेट इनफ स्लीप और गो गेट इट, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? तो इन दोनों में हमारे पास केवल कॉमन है गेट। क्या कॉमन है? हमारे पास गेट कॉमन है। तो जब गेट हमारे पास कॉमन आ गया, अब हम दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी साइड हमारे पास केवल और केवल AB कॉमन आ रहा है। दोनों साइड क्या कॉमन है? AB कॉमन है, तो गेट को हम कह देंगे AB के रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है 13, फिर 39, 46, 138, 146, 438 और 447। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 13 का हम करेंगे 3 गुना, 13 का हम 3 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 39। ठीक है, अब 39 फिर 46 का हम जब 3 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 138। फिर 146 का हम करेंगे कितना 3 गुना तो हमें मिलेगा कितना 438। फिर हमें करना है 447, तो 447 का जब हम 3 गुना करेंगे तो हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट से देखेंगे 3 और 7 का गुणा करने पर मिलता है 21, यानी यूनिट डिजिट पर आएगा 1। और यूनिट डिजिट पर 1 हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस में है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में। तो हम कहेंगे फिर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमें गुणा भी नहीं आ रहा होगा तो केवल और केवल हम यूनिट डिजिट से अकेले से देख लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारे पास एक श्रृंखला दी है 58, 73, 90, 109 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ हम देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। 58 में जब हम कितना जोड़ेंगे, 58 में जोड़ेंगे हम प्लस का 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 73। ठीक है, अब 73 में हमें जोड़ना है कितना, 73 में हमें जोड़ना है 17, तो हमारे पास आएगा 90। इसी प्रकार 90 में जब हम जोड़ेंगे 19 तो हमें मिल जाएगा 109। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 15, 17, 19, तो फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी, 2 के अंतर से 21 हो जाएगी। अब 21 को हमें 109 में जोड़ना है। 109 में जब हम 21 को जोड़ेंगे तो हमें 130 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि हमारे पास ये जो आकृति दी है ना, इसको x आकृति बोला गया है। अब हमें बताना है कि ये आकृति हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में उपस्थित है। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा प्रश्न आकृति x उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के बाद एक ऐसे बन रहा है हमारा, और इसको ऐसे कर देंगे हम तो हमारी प्रश्न आकृति हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न आकृति हमारी कहाँ उपस्थित है, प्रश्न आकृति है हमारी ऑप्शन नंबर 4 में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ हमें क्या करना है, गुणा और किसको बदलना है, गुणा की जगह हम कर देंगे भाग। ठीक है, प्लस की जगह कर देंगे हम माइनस, फिर माइनस की जगह हम कर देंगे यहाँ प्लस, फिर भाग की जगह हम कर देंगे क्या, गुणा कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ गुणा 216 और 9 का। तो 216 और 9 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, 24 आ गया। माइनस करेंगे यहाँ हम 52 का माइनस करने के बाद 7 × 7 करेंगे तो प्लस का हम करेंगे फिर 49, कितना करेंगे हम 49। अब माइनस के 52 में से प्लस के 49 जाएंगे तो 24 को अभी हम ऐसा लिखेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। तो 24 में से जब -3 जाएगा हमारा तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। कुछ नहीं है इन सवालों में, मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकंड लगेंगे, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर STEM को HGVN से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार QUIT JFRG से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए अकाउंटेबल निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमें स्टेम को HGVN से संबंध निकालना है। तो संबंध हम कैसे निकालेंगे, स्टेम यानी कि S। ठीक है, S का क्रम हमारा कितना है, S का क्रम हमारा है 19, और यहाँ हमारा H का क्रम कितना है, H का क्रम है हमारा 8। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 19 और 8 दोनों मिलकर हो रहे हैं 27। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे T का क्रम हो गया हमारे पास 20 हो गया। फिर G का क्रम कितना हो गया, G का क्रम 7 हो गया। तो यहाँ भी इन दोनों में संबंध आ गया 27 का। फिर E का क्रम होता है हमारे पास 5, और यहाँ V का क्रम हो जाएगा हमारे पास 22। 5 और 22 मिलकर भी बनेंगे हमारे 27। इसी प्रकार M का क्रम 13 और N का क्रम हो जाएगा 14। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे 27।
ठीक है कि नहीं। अब हमें 27 वाला नियम ही हमारे दूसरे वाले में लगेगा, यानी कि क्वेट में। तो फिर हम उसमें चेक करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, हम केवल अकाउंट टेबल में देख लेंगे। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों अक्षर मिलकर बना रहे हैं 27, या फिर हम कह सकते हैं एक अक्षर का दूसरा अक्षर विपरीत है। ठीक है, जब विपरीत अक्षर निकालते हैं तो 27 में से माइनस कर देते हैं उस अक्षर को, तो उसके विपरीत आ जाता है। मतलब अकाउंट टेबल के हमें विपरीत देखना है, विपरीत क्या होगा। तो ए के विपरीत हमारे पास होता है जेड, ठीक है, सी के विपरीत होता है एक्स, फिर सी के विपरीत आएगा एक्स, ओ के विपरीत हो जाएगा हमारे पास एल, यू के विपरीत होगा हमारे पास एफ, एन के विपरीत आएगा एम, टी के विपरीत आएगा हमारे पास जी, ए के विपरीत आएगा जेड, बी के विपरीत आएगा हमारे पास वाई, एल के विपरीत आएगा हमारे पास ओ, और ई के विपरीत आएगा भी। इस तरीके से विपरीत अक्षरों में मतलब जिस अक्षर का जो क्रम होता है ना, उसको हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो क्रम आता है ना, उस क्रम पर हम उन अक्षरों को लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या श्रृंखला आई, जेड डबल एक्स एल एफ एम जी जेड वाई ओ भी, यानी किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको श्रृंखला मिल रही है। तब आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17/41 का संबंध 17/41 का संबंध 34/41 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 11/85 का संबंध 11/85 का संबंध 22/85 से है। ठीक है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13/77 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इनका ऊपर वाला जो अंश है ना, अंश का हो रहा है हमारे पास डबल। ठीक है, और हर जो है ना वो हर हमारा बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 11 का डबल हो गया 22, और हर हमारा कितना है 85। तो अंश को जब हम डबल करेंगे तो अंश हमारा 13 दूनी हो जाएगा कितना 26, और हर हमारा रहेगा 77। तो 26/77 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास E, और K जाएगा हमारा सबसे बाद में। तो E हमारा आएगा दूसरे और चौथे ऑप्शन की तरह। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब में है, और ये जब कंडीशन बनती जब E हमारा यहाँ होता पहले नंबर पर। इन दोनों को हटाया, E के बाद आएगा हमारा R के बाद आएगा G, जो कि दूसरे ऑप्शन में सही दिया है। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में G गलत है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से किसका परिणाम 428 होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों ऑप्शनों को चेक करना है, और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आएगा क्या हमारे पास 2, और t जाएगा हमारा सबसे बाद में। तो 2 हमारा कैसे आएगा, दूसरे और तीसरे ऑप्शन के जैसे। पहला और चौथा ऑप्शन में हमारा 2 गलत तरीके से दिया है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। फिर 2 के बाद आएगा हमारे पास 8, और 8 के बाद आएगा L। ठीक है, L हमारा दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है, तीसरे में गलत दिया है L, तो इसको हटा के हम दूसरे ऑप्शन को सही कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास B है। ठीक है, अब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप मान लो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास है L। ठीक है, आपके पास L है। अब इसको हम जब दर्पण प्रतिबिंब में निकालेंगे तो L हो जाएगा ऐसा। ठीक है, जब हमें इस तरीके का दर्पण निकालना है तब, जब हमें इस तरीके का दर्पण है तब। अब L के लिए जब ऐसा दर्पण होगा
तो एल के लिए जब ऐसा दर्पण होगा तो एल बन जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, प्रतिबिंबों की यही पहचान होती है, बस आप एक बार देख लें तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी अक्षर में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि 4 हमारे अक्षर समूह हैं, इन 4 में कोई भी 3 ऑप्शन हमारे एक समान है और एक 14 ऑप्शन जो है ना, मतलब कोई भी एक वो उन 3 ऑप्शनों से अलग है, तो उसी ऑप्शन की हमें पहचान करनी है। सबसे पहले इनके क्रम लिखेंगे हम। एन का क्रम हमारे पास 14, क्यू का क्रम 17 और यू का क्रम हो गया हमारे पास 21। ठीक है, फिर जे का क्रम होगा 10, एम का क्रम 13 और क्यू का क्रम 17। फिर आई का क्रम होगा हमारे पास 9, एल का क्रम 12 और ओ का क्रम हमारे पास हो जाएगा 15। फिर डी का क्रम हमारे पास 4, जी का क्रम 7 और के का क्रम 11। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 14 और 3 हो गए हमारे पास 17, 17 और 4 हो गए 21, 10 और 3 हो गए 13, 13 और 4 हो गए 17। उसी प्रकार 9 और 3 हो गए 12, 12 और 3 हो गए हमारे पास 15। फिर 4 और 3 7, 7 और 4 11। अब हम देख रहे हैं इधर हमारे पास 3 है, इधर इन 2 में और इस तीसरे में 4 है। केवल ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर बाकी सब में एक समान नियम लग रहा है, तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत है। यानी कि इस हिसाब से बिल्कुल सही है प्रश्न के हिसाब से, लेकिन इन तीनों से अलग है वो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। माइनस को हमें बदलना है किससे, भाग से। गुणा को बदलना है हमें प्लस से। ठीक है, प्लस को बदलेंगे हम गुणा से और भाग को बदलेंगे हम माइनस से। तो सबसे पहले हमारे पास भाग हो जाएगा 98 में 14 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। प्लस करेंगे यहाँ हम 11 और 6 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 66। कितना मिलेगा, 66। माइनस करेंगे हम 23 का, तो 66 और 7 हमारे पास हो गए 73। कितने हो गए, 73। 73 में से जब 23 जाएगा तो हमें बचेगा 50। कितना बचेगा, 50। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रृंखला हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास हर जो है ना वो एक समान है, बस अंश में अंतर है। अंश में क्या अंतर है, 37, 32, 27, 22 और 17। हम देख रहे हैं -5 हो रहा है यहाँ, फिर फिर -5, फिर -5 और फिर -5। तो 17 में जब हम -5 करेंगे तो हमें मिलेगा 12 और हमारा हर कितना रहेगा, 5। तो 12/5 ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और a भाग b का अर्थ है ए बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि g प्लस जे भाग h गुणा i माइनस k है तो g का k से क्या संबंध है। सबसे पहले हम g और j के बीच में संबंध निकालेंगे प्लस की सहायता से। प्लस का मतलब है हमारा ए बी की माँ है, तो जी हमारे पास जे की कौन हो जाएगी, जे की हो जाएगी माँ। ठीक है, माँ का मतलब मदर, बीच में एम, जी को करेंगे माइनस। फिर जे और एच के बीच में संबंध निकालेंगे भाग की सहायता से। भाग का मतलब है पिता है। ठीक है, तो जे हमारा किसका पिता हो जाएगा, जे हमारा एच का पिता हो जाएगा। जे हमारा एच का पिता, पिता माने फादर। फिर एच और आई के मध्य संबंध निकालेंगे गुणा की सहायता से। गुणा का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब एच आई की कौन है, एच आई की पत्नी है। माइनस हो जाएगा तो फिर आई हो जाएगा प्लस और यहाँ कर देंगे वाइफ, यानी कि एच आई की पत्नी है। फिर आई और के मध्य संबंध निकालेंगे माइनस की सहायता से। माइनस का अर्थ है भाई, आई के का भाई है। ठीक है, यानी कि ब्रदर। और के बारे में हमें पता नहीं है। अब वो हमसे पूछ रहा है जी का के से क्या संबंध है, यानी कि जी के की कौन है।
तो के की कौन है, यहाँ आप देखिए के का भाई कौन है, आई, और आई की पत्नी कौन है, एच, यानी कि भाई की पत्नी, ठीक है, भाई की पत्नी के पिता की माँ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि भाई की पत्नी के पिता की माँ, के का भाई कौन है, आई, और आई की पत्नी कौन है, एच, एच का पिता कौन है, जे, और जे की माँ कौन है, जी। तो क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 29 जुलाई 2001 को रविवार है तो 20 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ हमें 29 जुलाई 2001 से लेकर 29 जुलाई 2014 तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि 29 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक ही क्यों निकाला है। तो हम इस तरीके से जब निकालते हैं तो हमारे विषम दिन बहुत ही आसान तरीके से आ जाते हैं। नहीं फिर हमें 29 जुलाई से फिर हम 20 फरवरी तक जाएंगे तो उसको हम दूसरे भाग में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्ष हैं हमारे 1 से लेकर 14 तक, तो कुल वर्ष हो गए हमारे पास, इनका अंतर यानी कि 13। अब हम देखेंगे इनके बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं। तो लीप ईयर हमारा 2001 के बाद आएगा 2004। कौन सा आएगा, 2004। 2004 के बाद आएगा 2008। 2008 के बाद आएगा 2012। 3 हमारे लीप ईयर आ गए। तो 3 लीप ईयर का हमारा 3 विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कुल विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 16। कितनी आ गई, 16, ठीक है। अब 16 आ गई हमारे पास, इसको अभी ऐसा रखेंगे। अब हमें चलना है 29 जुलाई से 29 जुलाई 2014 से लेकर 20 फरवरी 2015 तक, ठीक है, 20 फरवरी 2015 तक। अब यहाँ हम देखेंगे जुलाई का महीना होता है हमारा 31 दिनों का। तो चूँकि 29 दिन हो चुके हैं तो जुलाई में हमारे विषम दिन बचेंगे 2। अगस्त 31 दिन का 7 का भाग लगाने पर शेष 3 जो हमारे विषम दिन हैं। फिर सितंबर 30 का तो विषम दिन 2। अक्टूबर हमारा 31 का तो विषम दिन 3। नवंबर हमारा 30 का तो विषम दिन 2। दिसंबर हमारा 31 का तो विषम दिन 3। फिर जनवरी हमारी कितने की, 31 की, तो विषम दिन 3। और फरवरी हमारी 20 तक केवल चलना है, तो फरवरी 20 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा 14 और 6 शेष बचेगा। जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन हो गया। अब कुल विषम दिन कितने हो गए, 2 और 3 5, 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, 3 18 और 6 24। कुल विषम दिन हमारे पास कितने आ गए, 24। अब 24 विषम दिन तो हमारे पास यहाँ है और 16 विषम दिन हमारे पास यहाँ है। तो कुल विषम दिन मिलाकर कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। अब 40 विषम दिनों को हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे इसमें, शेष बचेगा हमारे पास कितना, 5। तो 5 हमारे अंतिम विषम दिन हो गए। अब इन 5 विषम दिन को हमें क्या करना है, इस रविवार में जोड़ देना है। तो रविवार में जब हम 5 दिन और जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 दिन जोड़ने का मतलब है या तो आप 5 दिन जोड़ दो या फिर 2 दिन घटा दो, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा शुक्रवार। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस आकृति में देखेंगे एक आकृति वाले त्रिभुज, ठीक है। एक आकृति वाले त्रिभुज कितने हैं हमारे पास, 1 2, उसके बाद हमारा बनेगा 3, फिर बनेगा हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक आकृति वाले त्रिभुज आ गए हमारे पास 11। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं। तो 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास सबसे पहला त्रिभुज है 4 और 5। कौन सा है, 2 आकृति वाला सबसे पहला है हमारे पास 4 और 5।
उसके बाद है हमारे पास 3 और 5, इस तरीके से ये जाएगा ऐसे। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास 3 और 5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा त्रिभुज देखेंगे तो इसको मान लेंगे हम x, ठीक है, इसको मान लेंगे x। तो तीसरा त्रिभुज है हमारे पास 2 आकृति वाला, यहाँ से हो जाएगा ऐसे। तो 4 और x कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 4 और x। तीसरा त्रिभुज हमारा 2 आकृति वाला ये हो गया। अब हम देखेंगे 3 आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या। तो 3 आकृति वाला त्रिभुज पहला हमारे पास बनेगा, पहला बनेगा हमारे पास 3, 5 और 6, इस तरीके से। 3 आकृति में पहला त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, 3, 5 और 6। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है हमारे पास 2x और 4, 2x और 4, एक बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास बनेगा, कौन सा, 2x और 4, ठीक है। फिर हमारे पास एक त्रिभुज और बनेगा। अब एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा बनेगा, 3 आकृति में बनेगा x, फिर 4 और फिर 8, ठीक है। कौन सा बनेगा, x, 4 और 8। 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए, 13। अब कुल त्रिभुजों की संख्या देखेंगे हम, तो कुल त्रिभुज 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई हमारे पास 17। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर आपका एक भी त्रिभुज इसमें कम या ज़्यादा हो गया तो आपको ऑप्शन में वो संख्या भी मिलेगी, तो आप फिर गलत नहीं करना है, इसको बड़े ही इसको ध्यान से इस सवाल को हल करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम कोई भी ऐसा चिन्ह देख लेते हैं जो हमारे चारों ऑप्शनों में है और चारों प्रश्न आकृतियों में है। तो पहला चिन्ह है हमारे पास प्लस का, ठीक है। तो प्लस की जब हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे एक बॉक्स, ठीक है, इसमें हम इसकी तुलना करेंगे। तो प्लस हमारा सबसे पहले कहाँ है, यहाँ सबसे बीच में। फिर आ गया हमारे पास यहाँ, मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, यहाँ हमारे पास प्लस आ गया। फिर प्लस पहुँच गया इस कॉर्नर पर, मतलब 2 भाग से इधर चला, ठीक है। 2 भाग इधर चलने के बाद फिर प्लस पहुँच गया हमारा ऊपर, तो फिर से इसने 2 भाग अपना चला तो प्लस आ गया हमारा यहाँ। अब तीसरे वाले में जो होगा ना वो प्लस, इसके बाद प्लस हमारा कहाँ जाएगा, इसके बाद प्लस हमारा जाएगा 2 के बाद एक तो ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, तो प्लस हमारा आ जाएगा बीच में। और बीच में प्लस आ रहा है हमारे पास पहले और चौथे ऑप्शन में, तो दूसरे को और तीसरे ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। अब प्लस के बाद हम देखेंगे एट द रेट, ठीक है। प्लस के बाद देखेंगे हम एट द रेट की तुलना करेंगे। तो एट द रेट हमारा कहाँ जा रहा है, सबसे पहले हमारा देखिए ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें हम इसकी तुलना करेंगे बॉक्स में। तो एट द रेट हमारे पास यहाँ है, फिर आ जाएगा बीच में, मतलब ऐसे जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर, फिर ऐसे गया और फिर आया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद इसने चला अपना 2, यहाँ के बाद यहाँ चलेगा 2 तो आ गया फिर यहाँ, और जब यहाँ से 2 चल के जाएगा तो फिर ये पहुँचेगा हमारे पास ऊपर, एक सीधी लाइन जाएगी तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि यहाँ से सीधी लाइन जाएगी तो यहाँ आ जाएगा एट द रेट। एट द रेट हमें मिलेगा यहाँ, यहाँ हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। एट द रेट हमारा सबसे पहले तो चला ऐसे, फिर दूसरे में भी चला ऐसे, फिर तीसरे में गया ऐसा, तो फिर चौथे में कैसा जाएगा, ऐसे। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 कथनों के बाद क्रमांकित 1 और 2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं। हमारे पास 3 कथन है, उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। पहले हम कथन देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष की हम तुलना करेंगे कथनों से। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, सभी पोशाक जो है ना, पोशाक, ठीक है,
सभी पोशाक हमारी क्या है, सभी पोशाक हमारी बादल हैं, तो सभी पोशाक हमारी आ गई बादल। ठीक, अब इसके बाद वो हमसे कह रहा है कुछ बादल मेज हैं, तो बादल का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मेज। फिर इसके बाद वो कह रहा है कुछ मेज पत्थर हैं, तो मेज का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पत्थर, यानी कि स्टोन। ठीक है, अब निष्कर्ष में वो हमसे कह रहा है सभी पत्थर पोशाक हैं, तो सभी पत्थर हमारे कहाँ हैं, यहाँ हैं। ठीक है, पोशाक हमारी कहाँ है, यहाँ पर है, तो सभी पत्थर पोशाक हो सकते हैं, नहीं होंगे, तो पहला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा है कुछ पोशाक मेज है, तो पोशाक हमारी कहाँ तक रह रही है, पोशाक हमारी यहाँ तक है। ठीक है, तो मेज हमारी यहाँ, इनके बीच में एक डिफरेंस है, तो कुछ पोशाक मेज भी नहीं हो सकती, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत। इस तरीके से हम कहेंगे पहला और निष्कर्ष दोनों ही कथनों के अनुसार नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न अक्षर श्रृंखला समूह को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले U की तुलना करेंगे O से, उसके बाद O की तुलना करेंगे I से, I की तुलना करेंगे E से, और E की तुलना करेंगे इधर जो पहला अक्षर आएगा उससे। तो U का क्रम हमारे पास होगा 21, O का क्रम होगा हमारे पास 15, I का क्रम होगा 9 और E का क्रम होगा 5। हम देख रहे हैं इनमें अंतर 21 और 15 में 6 का। ठीक है, 21-15 में 6 का अंतर है हमारा, और 15 और 9 में भी अंतर हमारा कितना है, 6 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का था, 6 का, लेकिन यहाँ 9 और 5 में अंतर है 4 का, तो इन दोनों में अंतर 1 सा है, तो 5 में जब 4 का अंतर करेंगे तो आएगा 1 पे हमारे पास होता है A, क्या होगा A, तो हमें, लेकिन तीसरे ऑप्शन में B है तो इसको हटा देंगे। इसके बाद हम करेंगे M की तुलना P से। M का क्रम हमारे पास 13, P का क्रम हमारे पास 16, S का क्रम हमारे पास 19, V का क्रम हमारे पास 22। फिर यहाँ देखेंगे 13 और यहाँ होगा हमारे पास प्लस का 3, 16 और यहाँ भी होगा प्लस का 3, 19 फिर प्लस का 3 हो गया, तो 22 में जब हम प्लस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। कितना मिलेगा, 25, और 25 पे हमारा होगा 22, तो A के बाद आएगा 22, लेकिन पहले ऑप्शन में है X, तो इसको हटा देंगे। फिर देखेंगे E की तुलना करेंगे G से। E का क्रम हमारे पास 5, G का क्रम 7, J का क्रम कितना 10, N का क्रम हमारे पास 14। यहाँ हम देखेंगे 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 और 3 हो जाएंगे 10, 10 और 4 हो जाएंगे 14, 2 3 4, तो फिर अगला जो अंतर होगा वो अंतर होगा 5 का, तो 14 और 5 हो जाएंगे 19, और 19 पे अक्षर होगा S, A/S, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये रीजनिंग है, इसमें कोई एक सा नियम नहीं लगेगा, जो नियम पुराने वाले में लगेगा वही नियम नए में लगेगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब एक ही जो श्रृंखला होती है ना, उसमें एक समान नियम लगेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद नियम बदल भी जाता है इसमें। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। फिर से A की तुलना करेंगे हम F से, F की तुलना K से, और K की तुलना P से। तो A का क्रम 1, F का क्रम 6, K का क्रम 11 और P का क्रम 16। हम देख रहे हैं इन दोनों में अंतर है 5 का, यहाँ भी अंतर 5, 11 और 16 में भी अंतर 5, तो 16 में जब 5 का अंतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 21, और 21 पे होगा U, 21 पे क्या होगा U, लेकिन ऑप्शन 3 और 4 में भी है, तो इन दोनों को हटा देंगे सबसे पहले। फिर देखेंगे C की तुलना करेंगे H से, तो C का क्रम 3, H का क्रम 8, M का क्रम 13 और R का क्रम हो जाएगा हमारे पास 18। यहाँ भी अंतर हमारा कितना है 5, फिर से 5 और फिर अंत में भी 5, तो फिर 18 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23, और 23 पे हमारा आएगा W आएगा, तो U के बाद W ऑप्शन 2 में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार
एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक वर्गाकार कागज़ है, इसको सबसे पहले क्या किया गया, बीच में से मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद इसमें इस तरीके से इसको काटा गया है। काटा गया है तो मुड़ने के बाद जब ये खुलेगा ना तो हमारी आकृति कैसी बनेगी, तो हमारी ऑप्शन नंबर 2 जैसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, जब एक खुलेगा तो एक लाइन तो आएगी यहाँ पर, एक लाइन जाएगी यहाँ, और इसकी जो ऊपर गई है वो एक लाइन आ जाएगी नीचे। इस तरीके से ये खुल जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी 180, 45 और 90, इनमें जो संबंध है वही संबंध है हमारा 128, 32 और उसके बाद है 64 में। अब इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 45 इंटू करेंगे हम 2 का, तो हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, और 90 को भी जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 180। इसी प्रकार 32 को 2 गुना करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, और 64 को जब 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 128। मतलब दूसरी संख्या को 2 गुना करने पर तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को 2 गुना करने पर पहली संख्या। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे अगर तो 43 को 2 गुना करेंगे तो होगा 86, लेकिन यहाँ है 85, तो ऑप्शन 1 गलत। दूसरे ऑप्शन में 60 को जब 2 गुना करेंगे तो 120, यहाँ 124, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे 56 को जब 2 गुना करेंगे तो 112, तो 112 को 2 गुना करेंगे तो 224, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि काटना और बाल में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। तो यहाँ हम देखेंगे काटना और बाल। बाल जो होते हैं उनको हम काटते हैं, लेकिन काटने के बाद वो फिर से बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास काटना और बाल में संबंध हमें पता चल गया। इसी प्रकार फसल मक्का है, मतलब मक्का की ये आपको बता रहा है पहचान, लेकिन यहाँ बाल की काटना पहचान नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है छटाई और झाड़ी, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि झाड़ी जो होती है ना उसकी करते हैं हम छटाई, काट नहीं रहे हैं, केवल हम छटाई कर रहे हैं। छटाई जब करेंगे तो फिर झाड़ी हमारी दोबारा से बढ़ जाएगी बालों की तरह। ठीक है, जितनी बार काटेंगे उतनी बार बढ़ेगी झाड़ी और बाल दोनों। तो जो संबंध हमारा काटना और बाल में है वही संबंध हमारा छटाई और झाड़ी में हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।